current I is flowing through a long wire as shown in figure. Another wire of length L and mass M. Another wire of length L and mass M is at rest at a height h from the first wire. इस पहली वाली वायर से h हाइट ऊपर एक और वायर है जिसकी लेंथ L है, मास M है, and this wire is held at rest. What should be the magnitude and direction of current in the second wire so that it remains in equilibrium? So that it remains in equilibrium. चलिए क्वेश्चन करिए। देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं आपके लिए। करंट I is flowing through a long wire as shown in figure. We have a longer wire, ठीक है। When it is given that it is a long wire, तो आप उसको infinitely long wire ही बोले। इस वायर में से करंट फ्लो कर रही है I, ठीक है। And another wire of length L, its length is given and इसका मास भी given है। It is placed, it is at rest, मतलब ऐसे assume करो we have a long wire here, ठीक है। ये एक long wire है and just on the top of this long wire यहाँ पर एक और wire है, this is at rest. See, if we leave this wire and इसके ऊपर कोई force नहीं लगाएं, it will fall down because of its weight. That means इस wire के ऊपर जो hang कर रही है, इसके weight को कोई दूसरी फोर्स बैलेंस कर रही होगी, और बेटा वो जो दूसरी फोर्स बैलेंस कर रही होगी वो तो मैग्नेटिक फोर्स होनी चाहिए ना। एक चीज आपको यहां पता चल जाएगी, इस वायर में करंट ऐसे फ्लो कर रही है, देखो, तो इसका जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, कल आपको बताया, एक बार फिर से बताया था कल कि राइट हैंड पाम रूल से आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता कर लोगे। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी आउटवर्ड, होगी या नहीं होगी, सोचो। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, ठीक है। अगर ये वायर यहां होती तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड होनी थी। अब दो चीजें हैं बेटा, हमारे पास जो फोर्स की डायरेक्शन पता करने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल था, अगर आप वो यूज करें और करंट की डायरेक्शन पता करें, क्योंकि फोर्स तो ऊपर ही होनी चाहिए, दिस इज FBI, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। फोर्स की डायरेक्शन ऊपर होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, देखो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, फर्स्ट फिंगर इज कमिंग आउट, ये करंट की डायरेक्शन, फोर्स शुड बी अप, तो मतलब करंट की डायरेक्शन तो ऐसी होनी चाहिए, करंट शुड फ्लो फ्रॉम Y to X। अगर मैं ऐसे बोल दूं, जो दूसरी वायर है हमारे पास दैट इज XY, तो उसकी डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, Y से X की तरफ होनी चाहिए। द मैग्नेटिक फोर्स on the second wire should be upward to balance the weight of it। इसके वेट को बैलेंस करने के लिए मैग्नेटिक फोर्स शुड बी डायरेक्टेड
अपवर्ड। ठीक है, अब फोर्स अपवर्ड होगी, ये फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी। द करंट शुड बी फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ करंट should be from y to x। करंट की डायरेक्शन जो है वो y से x की तरफ होनी चाहिए। एंड फॉर इक्विलिब्रियम मान लेते हैं ये करंट I डैश है, क्योंकि I तो इधर से फ्लो कर रही है। फॉर इक्विलिब्रियम दिस Fm शुड बी इक्वल टू mg। मैग्नेटिक फोर्स कितनी होती है बेटा, इन दोनों के बीच में जो मैग्नेटिक फोर्स होगी दैट वुड बी म्यू नॉट I इंटू I डैश हमने फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय 2 पाई h, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस h है, इंटू L should be equal to mg। so what is I dash therefore 2 pi h into mg divided by mu naught I into L। 2 pi h into mg divided by mu naught I into L। ठीक है, यही आंसर है। ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट और डायरेक्शन शुड बी फ्रॉम y to x। कंपैरिजन ऑफ, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन आते हैं इसके। कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस। कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस। बेटा अगर एक पार्टिकल है जिसका चार्ज है q1, moving with certain velocity v1, there is another particle जिसका चार्ज है q2 और इसकी वेलोसिटी है v2। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है d। द इलेक्ट्रिकल फोर्स between two particles having charges q1 and q2 are Fe equals to 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 by d square। d is the separation between them। इन दो पार्टिकल्स के बीच में, since these particles are in motion, it is not a current carrying wire but the charge is in motion is responsible for current। अभी यहाँ एक डायरेक्ट रिलेशन लिखूंगा, there is no need for the derivation। the magnetic force, if the particles, यही पार्टिकल्स जिनका चार्ज q1 q2 है, if the particles are moving with velocities v1 and v2, then the magnetic force between them is Fm equal to mu naught by 4 pi। म्यू नॉट बाय 4 पाई तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है बेटा पहले की तरह। यहाँ आ जाएगा q1 v1 इंटू q2 v2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। दो चार्जेस अगर मोशन में है तो उनके बीच में मैग्नेटिक फोर्स की ये वैल्यू है। दिस मैग्नेटिक, जैसे ये इलेक्ट्रिकल फोर्स है, इक्वेशन 2 लिख दिया मैंने, ये मैग्नेटिक, ये इलेक्ट्रिकल फोर्स है, ये मैग्नेटिक है। यू नो इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है ये भी अट्रैक्टिव हो सकती है, रिपल्सिव हो सकती है। जो मैग्नेटिक फोर्स है दैट कैन आल्सो बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। जैसे कल आपने देखा करंट की सेम डायरेक्शन होगी तो वो बताऊंगा मैं डिफरेंट केसेस लेके। करंट की सेम डायरेक्शन होती है तो अट्रैक्शन, और अगर अपोजिट डायरेक्शन होती है तो रिपल्शन। और
इलेक्ट्रिकल फोर्स, सिमिलर चार्जेस होंगे तो रिपल्शन, और अगर डिफरेंट चार्जेस होंगे तो अट्रैक्शन। ठीक है, लेट अस नॉट गो इनटू द डिटेल्स कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, देयर इज नो नीड फॉर दिस। ठीक है, एब्सोल्युटली देयर इज नो नीड फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कि ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, बट यस वी नीड अ डेफिनेट कंपैरिजन कि इन दोनों की जो रेशो है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, कौन सी फोर्स बड़ी है कौन सी छोटी है। सो एक बार फिर से देख लीजिए, हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं having charges q1 q2 and they are moving parallel to each other with certain velocities, and we have taken the velocities to be v1 and v2. The electrical force between them according to Coulomb's law is 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by d square. D is the separation between them, and the magnetic force is mu naught by 4 pi q1 v1 q2 v2 divided by d square. बेटा अगर हम डिवाइड कर लें जस्ट टू सी इनका रेशो क्या रहता है, सो वी से एफ ई बाई एफ एम जो है दैट इज इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by d square mu naught by 4 pi q1 q2, I will write like this, d square into v1 v2. So next क्या होगा, q1 q2 by d square cancel, this 4 pi will be cancel, denominator में देखो दोनों, this epsilon 0 will come down and आपके पास ये बनेगा ऐसे 1 by mu naught epsilon naught into v1 v2। ध्यान से देख लीजिए इसको, ठीक है, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है बट ऑफ कोर्स दिस रेशो इज इंपॉर्टेंट, दिस रिजल्ट इज इंपॉर्टेंट, एंड इस पे जो डिस्कशन करेंगे दैट विल बी इंपॉर्टेंट। सो एफ ई डिवाइडेड बाय एफ एम विल बी इक्वल टू 1 by mu naught epsilon naught। थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया था बेटा, कूलम्स लॉ को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो लाइट की स्पीड है, speed of light c equal to 1 by mu naught epsilon naught whole square. So what is c square? 1 by mu 0 epsilon 0. ठीक है, so f e by fm will be equal to c square divided by v1 v2. f e by fm क्या बन जाएगा, c square divided by v1 into v2, and we know this c is speed of light, और ये बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन विद दीज स्पीड्स। किसी पार्टिकल की स्पीड से लाइट की स्पीड तो बहुत ही ज्यादा होगी, इसलिए ये जो रेशो आएगी दिस विल बी मच लार्जर देन 1, क्योंकि न्यूमरेटर बहुत बड़ा है, इनफैक्ट सी स्क्वायर हो गया यहाँ। सो एफ ई बाई एफ एम जो है वो 1 से बहुत बड़ा है, जिसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स से बहुत बड़ी होगी। कितनी बड़ी होगी वो तो ऑफ कोर्स डिपेंड करेगा कि पार्टिकल्स की स्पीड कितनी है, बट यू नीड टू रिमेंबर दिस रेशो कि इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स की जो रेशो है वो फाइनली क्या आ जाएगी, सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ठीक है, दिस इज फोर्स अपॉन फोर्स, ऑफ कोर्स दिस इज डायमेंशनलेस, सी स्क्वायर बाय v1 v2, देखो मीटर पर सेकंड, ये भी स्क्वायर है, डायमेंशनलेस है, देयर इज नो contradiction of principle of homogeneity, ठीक है, that stands good here. So F E by FM आ गया c square by v1 into v2. Now suppose I have a situation कि हमारे पास इस रेशो को याद रखें बेटा, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फोर्सेस की जो रेशो है इसको याद रखें, इस नंबर को याद रखें, c square divided by v1 v2. Suppose दो प्रोटॉन्स जो हैं they are moving, we have proton here and another proton is here, they are moving with certain velocities v1 v2, values are not given, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक, लेट अस जस्ट सी कि इन दोनों के बीच में जो देखो जो डोमिनेंट फोर्स है वो तो इलेक्ट्रिकल ही है, वो तो कंफर्म हो गया। लेट अस सी द डायरेक्शन, ये दोनों प्रोटॉन्स एक दूसरे को इलेक्ट्रिकल फोर्स जीरो नहीं होगी बेटा, इनके बीच में जीरो नहीं होगी, मतलब बोथ हैव चार्जेस, लेकिन दोनों मोशन में है तो इसलिए इनके बीच में मैग्नेटिक फोर्स भी जीरो नहीं होगी, मतलब नॉन जीरो मैग्नेटिक फोर्स होगी। ये जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है जो कि जीरो नहीं है, दिस इलेक्ट्रिकल फोर्स इज दोनों पार्टिकल्स के बीच में
दोनों प्रोटॉन्स हैं, दिस इलेक्ट्रिकल फोर्स इज रिपल्सिव. बट व्हाट अबाउट दिस मैग्नेटिक फोर्स, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव? बोथ द पार्टिकल्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, राइट? सो करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इधर जा रहा है, करंट भी यही. प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है, करंट की भी यही डायरेक्शन, एफएम भी जीरो नहीं है. सो दिस विल बी अट्रैक्शन. Electrically they will repel each other, magnetically they will attract each other. But overall जो net force होगी वो भी जीरो नहीं होगी, क्योंकि जीरो तब होती है जब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा. Net force will not be zero, but it will be attractive or repulsive. It will be repulsive because जो electrical force है वो हमेशा dominant होती है. In the similar way, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की जगह इफ वी हैव टू, सॉरी यहाँ हमने प्रोटॉन्स लिए, इफ वी हैव वन प्रोटॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, द इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन आर मूविंग पैरेलल टू ईच अदर. ठीक है, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिकल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स दोनों जीरो नहीं होंगी. नाउ सी, इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर हैविंग सर्टेन चार्ज. जब दोनों का चार्ज है तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रिकल फोर्स होगी, बट वन इज पॉजिटिव द अदर इज नेगेटिव. दिस इलेक्ट्रिकल फोर्स विल बी अट्रैक्टिव. मैग्नेटिक फोर्स भी जीरो नहीं होगी बिकॉज बोथ आर इन मोशन. तो जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो कैसी होगी, सोचो. मैग्नेटिक फोर्स होगी रिपल्सिव. कैसे? बेटा देखो, प्रोटॉन अगर इधर जा रहा है तो करंट की यही डायरेक्शन होगी. इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन तो अपोजिट होगी. ये आ गया आईपी, करंट ड्यू टू प्रोटॉन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन, बट करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो Fm इज नॉट इक्वल टू जीरो. Fm जीरो नहीं है, Fe जीरो है, एंड देयरफॉर दोनों जीरो नहीं है, बट Fm जो है दिस विल बी रिपल्सिव. तो यहां भी ये नहीं बोलना कि अट्रैक्शन और रिपल्शन एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, बिकॉज ये रेशो 1 के बराबर नहीं है, 1 से बहुत बड़ी है. सो एफ नेट जो होगा दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, जिसका ये मतलब है नेट फोर्स जीरो नहीं है. कैसी होगी? दोनों में से बड़ी कौन सी है? वही होगी. द नेट फोर्स विल बी अट्रैक्टिव. ठीक है, तो इस तरह से हम फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स कंपेयर करते हैं, इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेट. एक इंपॉर्टेंट कंपैरिजन था ये, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है. रिमेंबर दिस फॉर्मूला म्यू 0/4 पाई. ये फॉर्मूला आपको दूसरी फॉर्म में भी ऐसे दिख सकता है. देखो इन सम ऑफ द बुक्स लिखा डायरेक्टली होगा, जहां भी आप देखोगे ना, इट विल बी अ डायरेक्ट एक्सप्रेशन कि एक पार्टिकल है, ठीक है, मान लो ये पार्टिकल मूव कर रहा है अलोंग सम वायर, दूसरा पार्टिकल मूव कर रहा है अलोंग सम वायर, इसकी लेंथ है एलिमेंट dl1 dl2, डिस्टेंस दोनों के बीच में d है. तो यही जो मैग्नेटिक फोर्स है बेटा, इसी मैग्नेटिक फोर्स को ऐसे भी लिख सकते हैं. I1 I2 करंट्स हैं, I1 dl1 I2 dl2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर. और ये जो बेटा I इंटू dl होता है, आप में से जो लोग इंटरेस्टेड है वो लिख लेना इसको, ये भी कभी काम आ सकता है. आल्दो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है, बट इसी से वो निकलता है. करंट इंटू लेंथ जो है ना वो चार्ज इंटू वेलोसिटी होता है. I इंटू dl इज एक्चुअली q इंटू v. कैसे देखना? I इज dq बाई dt इंटू dl. तो ये जो dl बाई dt है दिस बिकम्स वेलोसिटी. सो I इंटू dl इज इक्वल टू dq इंटू v. ठीक है, उसी को I इंटू dl को ही मैंने I इंटू dl को dq की जगह मैंने q ले लिया, q इंटू v बोल सकते हैं. इसलिए ये फॉर्मूला जो है कि Fm equals to mu naught by 4 pi I1 dl1. This formula can also be written as mu naught by 4 pi I1 dl is q1 v1 q2 v2 divided by d square.
टॉर्क पता है क्या होता है बेटा? We derive an expression for the torque acting on a current carrying loop placed in a uniform magnetic field. Torque is the turning effect of force. जब फोर्स का ट्विस्टिंग एक्शन होता है उस ट्विस्टिंग एक्शन को टॉर्क बोलते हैं। ट्विस्ट करना मतलब घुमाना। जब फोर्स के कारण ट्विस्ट प्रोड्यूस हो उस ट्विस्टिंग एक्शन को टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, लाइक देखो यहाँ पर ये कोई मेरे पास एक रेक्टेंगुलर लूप है सपोज, एंड इफ आई अप्लाई समथिंग लाइक ऐसे फोर्स को, इसको ऐसे घुमा दूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लूप है इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम टॉर्क। तो क्या होता है बेटा, हम एक रेक्टेंगुलर लूप ले लेंगे। ठीक है, वी टेक ए रेक्टेंगुलर लूप, जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी हम रेक्टेंगुलर ले रहे हैं सो दैट हम उसकी लेंथ को आइडेंटिफाई कर सकें। सर्कुलर लेंगे तो पता नहीं चलेगा कितनी लेंथ है उसमें। ये एक रेक्टेंगुलर लूप है, वी कैन नेम इट एज पी क्यू आर एस। ठीक है, इस डेरिवेशन को हम थोड़ा सा समझेंगे। यहां पर इस रेक्टेंगुलर लूप में मान लीजिए बेटा करंट फ्लो कर रही है आई। इस रेक्टेंगुलर लूप में आई करंट फ्लो कर रही है। Let current I is flowing through a rectangular loop, एक ऐसी रेक्टेंगुलर लूप जिसकी लेंथ है L और इसकी ब्रेड्थ है B, so its area will be L into B। सपोज यहाँ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। पैरेलल लाइंस हैं ये, ठीक है। अगेन मैं आपको इसका डेमो दे देता हूँ। जैसे ये हमारे पास रेक्टेंगुलर लूप ऐसे प्लेस है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, वन इधर, यहाँ देख लो, यहाँ, यहाँ, हर कहीं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से होके निकल रही है। मैग्नेटिक फील्ड इज जस्ट पासिंग थ्रू दिस रेक्टेंगुलर लूप। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, सो ऑल दीज लाइंस आर पैरेलल। लेट दिस एंगल इज थीटा, this angle is theta, obviously this angle is 90, this angle is also 90, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ आपस में तो परपेंडिकुलर है। वी हैव टेकन ए रेक्टेंगुलर लूप, ऐसे देखो, इसके पैरेलल में अगर यहां बनाऊंगा तो वो इस लेंथ के परपेंडिकुलर होगा। यहाँ तो एंगल थीटा है ये, बट यहाँ पर द एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, आप अपने हाथ में एक रेक्टेंगुलर लूप रखो, यू कैन विजुअलाइज इट। नाउ all the conditions are fulfilled here। फोर्स के लिए क्या क्या होना चाहिए? कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगती है। दिस वी हैव स्टडीड। सो वी हैव 4 कंडक्टर्स हियर, P, Q, Q, R, R, S, S, P। सो ईच कंडक्टर विल एक्सपीरियंस ए फोर्स, और उस फोर्स की डायरेक्शन हम कैसे पता करेंगे? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे पता चलेगा? ILB sin थीटा होता है, राइट? सो फोर्स एक्टिंग ऑन PQ, I'll calculate all the forces here for you। Force acting on PQ is, इस PQ वायर के ऊपर जो फोर्स है, let this force is F1, कितनी होगी? देखो, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, ध्यान से देखना बेटा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, करंट डाउनवर्ड है, तो फोर्स किधर लग रही है? बाहर की तरफ लगेगी फोर्स। ये इस तरह से लग रही फोर्स, मतलब दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। पहले फोर्स की डायरेक्शन ही देख लेते हैं हर तरफ। दोबारा से देखो, मैग्नेटिक फील्ड ये इसके पैरेलल में बना दिया, करंट इज डाउन, दिस इज फोर्स। यहां पर देखो, अगेन मैग्नेटिक फील्ड ये है, करंट उधर जा रही है, सो यू हैव टू
apply left hand rule to get the direction of current. This will be F2. यहां देख लो मैग्नेटिक फील्ड फिर ऐसे है जैसे यहाँ था, जैसे यहाँ था, जैसे यहाँ. मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है बट करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है. So now the thumb has gone in, so this will be the direction of current. This will be the direction of force. Let it is F3. And the last, magnetic field फिर ऐसे but current ऐसे है जैसे ये आपको दिख रहा है normal. So force will be upward. सारी की सारी forces की direction आप पता कर लो left hand rule से on the basis of direction of current and magnetic field. Force acting on PQ is F1. F1 will be equal to I. This length is PQ. B sin 90. Which means that F1 is equal to ILB. Sin 90 is 1. Force acting on QR. F2 I QRB sin थीटा. ठीक है, ये करंट ऐसे फ्लो कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो I और B के बीच में देखना होता है एंगल. फोर्स एक्टिंग ऑन तीसरी वायर है हमारी RS. बेटा ये जो QR है ये तो विड्थ है ना B, इसलिए हम F2 को ये भी बोल सकते हैं IBB sin थीटा. फोर्स एक्टिंग ऑन RS, इस पोर्शन के ऊपर कितनी फोर्स होगी? अगर F3 है so it will be IL. RS L के ही बराबर है. B अगेन sin 90 है, so F3 जो है that would be equal to ILB only. And similarly one more, we have this portion SP. इसके ऊपर कितनी फोर्स होगी? यहां लिख लो. Force on SP is F4 I B B. ध्यान से देखना बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड है, करंट इधर फ्लो कर रही है, तो ये वाला एंगल होगा इनके बीच में, आएगा सेम रिजल्ट, बट विल राइट द करेक्ट एंगल दैट इज sin 180 माइनस थीटा. सो F4 आपके पास आ जाएगा IBB इंटू साइन थीटा. ठीक है, दीज आर द 4 फोर्सेस. दोबारा से देख लीजिए. F1 मैग्नेटिक फील्ड, करंट नीचे, ये बाहर. मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, करंट उधर हो गई, ये नीचे हो गया. मैग्नेटिक फील्ड फिर ऐसे ही है, करंट ऊपर हो गई, तो ये अंदर की, मतलब ये वाली फोर्स बाहर की तरफ है और ये वाली फोर्स जो है दिस इज डायरेक्टेड इनवर्ड. ये वाली फोर्स नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है. अगर आप ध्यान से देखें ना, ये जो दोनों फोर्सेस हैं बेटा, कौन सी? F2 और F4 जो हैं, these two forces being equal and opposite will cancel each other. देखो, they have same line of action. F2 and F4 का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, लाइन ऑफ एक्शन सेम है. F2 and F4 will cancel each other. ठीक है, बिकॉज दे आर हैविंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन. एक ऊपर एक नीचे खींच रही है, ये एक बाहर और एक अंदर लेके जा रही है. इट इज लाइक ये हमारे पास रेक्टेंगुलर लूप है, यहाँ से फोर्स बाहर लग रही है और यहाँ से अंदर की तरफ लग रही है, उसके कारण ये घूम जाएगा. बट है तो ये भी देखो, है ये भी इक्वल एंड अपोजिट, बट they have different lines of actions, are acting along different lines of action. जब इन दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होगा, so they will produce a torque. So they will
प्रोड्यूस, ये है बेटा कॉन्सेप्ट। अब टॉर्क कितना है वो तो कैलकुलेट करेंगे। दे विल प्रोड्यूस ए टॉर्क मींस दे विल प्रोड्यूस ए टर्निंग इफेक्ट। इसको थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करो, क्या बताया आपको फोर्सेस के बारे में, देन आई विल गेट बैक टू यू। टॉर्क कैलकुलेट करते हैं। देखें, ये हमारे पास है पोर्शन ऑफ द वायर एसपी, करंट ऐसे आ रही है, और लेट मी से कि ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। दिस एंगल इज थीटा, सो बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ करंट which is from S to P and the direction of magnetic field जो हमने एक्सटर्नली खुद सपोज किया हुआ ऐसा है, यहाँ भी ऐसा था, यहाँ भी हर कहीं, तो ये एंगल है उनके बीच में, दिस इज 180 माइनस थीटा। लेकिन जो फोर्सेस है देखो, इस वाले पोर्शन पे टॉप से देखेंगे तो हमें एसपी दिख रहा है, एक फोर्स बाहर की तरफ लग रही है ये, और जो यहाँ फोर्स लगेगी इस एंड पे, इस वाले पोर्शन पे, वो अंदर की तरफ लगेगी। दिस इज F3 एंड दिस इज F1। यहां से आप देख लीजिए इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट कैसे हुआ। ठीक है, यहां से देखने से ऐसे समझो, इधर वाली फोर्स लग रही है ये, यहाँ जो फोर्स लग रही है वो ये है, तो उसी को टॉप से अगर देखेंगे तो ये वाली फोर्स अंदर और ये वाली फोर्स बाहर की तरफ लगेगी। दिस विल बिकम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये लाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन है। देखो, अगर ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर लूप है, इधर जो फोर्स लग रही है वो बाहर की तरफ और इधर जो लग रही है वो अंदर की तरफ, तो यहाँ कोई लाइन ड्रॉ कर लूं अगर, तो बोलूंगा ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन F1 F3। अब बेटा जो टॉर्क होता है, टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप इज टाउ इक्वल टू, मैथमेटिकली हम टॉर्क को कैसे डिफाइन करते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू दोनों में से कोई भी फोर्स, इधर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, इधर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, जिसको बोलते हैं फोर्स आर्म। टॉर्क क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड फोर्स आर्म। तो दोनों में से कोई भी फोर्स ले लो, वैसे दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर ही है। F1 क्या था, ILB sin 90 मान आ गया था। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बेटा इन दोनों के बीच में, ये इन दोनों के लाइन ऑफ एक्शन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो देखना है। अगर मैं इस पॉइंट को T बोल दूं, आई विल राइट कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है PT। टॉर्क इज इक्वल टू ILB इंटू PT। देखना बेटा ध्यान से, अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा ही होगा, तो PT हो गया ना बेस ऑफ दिस ट्राइंगल, ये देखो ये बेस हो गया, और ये विड्थ है ट्राइंगल की। इन ट्राइंगल SPT, जो ये PT डिवाइडेड बाय SP है, दिस इज इक्वल टू cos थीटा, which means that PT equal to SP cos theta, which means that PT equal to B cos theta. So I'll write it here, PT की जगह B cos theta, so torque will be equal to ILB into B cos theta. So torque will be equal to I into L into B into capital B is the magnetic field intensity into cos theta, I into A बोल सकते हैं इसको, रेक्टेंगुलर लूप हमने ली थी, उसकी लेंथ थी L, एरिया ऑफ ब्रेड्थ है B, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दैट इज व्हाई वी से टॉर्क इक्वल्स टू IAB cos theta. What is ALB? It is area of the loop. इतना कर लीजिए बेटा पहले, फिर देखते हैं अभी। Torque is equal to IAB cos theta. If the coil has n turns,
अगर इस कॉइल की n टर्न्स होंगी, जैसे यहां हमने एक ही लूप ली थी, ऐसे मल्टीपल लूप्स हैं, मल्टीपल सेक्शंस हैं, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं टॉर्क इक्वल्स टू NIAB cos थीटा। टॉर्क इक्वल्स टू NIAB इंटू cos थीटा। ठीक है, थोड़ा सा और बताता हूँ बेटा। ये देखो 3D में समझने की कोशिश करना। ये हमने ली थी एंगल की, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और इस एंगल को बोला था थीटा। अगर नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल, ये नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल है, अगर नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल इस मैग्नेटिक फील्ड, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये है नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल, ऐसे समझ लो। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये एंगल हमने लिया थीटा, लाइक दिस। नॉर्मल टू द प्लेन ये है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ बीटा एंगल बना रहा है, यहां बनाया नहीं जा सकता वो, ठीक है। ये प्लेन ऑफ द कॉइल है, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है इसकी नॉर्मल की डायरेक्शन, ये थी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के साथ बनाता है थीटा एंगल, तो अगर नॉर्मल के साथ अल्फा बनाए, मैं लिखूंगा, आपको लिखने से पता चलेगा। इफ नॉर्मल टू द plane of coil makes angle alpha with B, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ अल्फा एंगल बनाए, देन अल्फा प्लस थीटा विल बी 90 डिग्री, विच मीन्स थीटा इक्वल टू 90 माइनस अल्फा। और अगर थीटा को हम 90 माइनस अल्फा लिख दें तो टॉर्क क्या बन जाएगा, NIAB साइन अल्फा। डायरेक्ट लिख दिया। कैसे, cos थीटा विल बी इक्वल टू cos ऑफ 90 माइनस अल्फा, और cos 90 माइनस अल्फा साइन अल्फा होता है। तो टॉर्क क्या हो गया, NIAB साइन अल्फा। इसी को अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखें, इन वेक्टर फॉर्म वी राइट टॉर्क इक्वल टू NIA क्रॉस B। A क्रॉस B आपको पता है बेटा AB साइन थीटा होता है। आल्दो करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, बट एरिया तो वेक्टर है। एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और एरिया की डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्मल टू द एरिया। ठीक है, तो और नॉर्मल टू द एरिया बी के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। तो जब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल अल्फा है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, ए बी साइन अल्फा, राइट। इसमें इस एन को भी इसके साथ ही रखो। ये टॉर्क का एक्सप्रेशन वेक्टर फॉर्म में भी, बिकॉज वी नो टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो टॉर्क को हम वेक्टर फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहां पर बेटा NIA जो है, N is the number of turns, I is the current, A is the area of loop, इसको हम M से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड वी कॉल इट एज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता था, यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M से रिप्रेजेंट करते हैं, I इंटू ए, NIA होता है। अगर सिंगल टर्न होगी तो इसको I इंटू ए बोलेंगे। तो ये बेटा टॉर्क का एक्सप्रेशन है वेक्टर फॉर्म में। वी कैन राइट टॉर्क इक्वल टू M क्रॉस B। और अगर बेटा आपको याद हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने जो टॉर्क पढ़ा था उसका एक्सप्रेशन था P क्रॉस E। टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E, जब हमने किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। तो यहाँ हमने क्या किया है, यहाँ हमने एक करंट कैरिंग लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क एक्ट करता है, नेट फोर्स जीरो होगी बेटा, जितनी ऊपर उतनी नीचे, जितनी बाहर उतनी अंदर। ऊपर नीचे वाली फोर्सेस तो कैंसिल हो गई बिकॉज उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम था, लेकिन ये इनवर्ड आउटवर्ड जो है नेट फोर्स जीरो है, बट इनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होने के कारण दे प्रोड्यूस ए ट्विस्ट, दे प्रोड्यूस ए टर्निंग इफेक्ट। तो टॉर्क इज इक्वल टू NIAB साइन अल्फा से M क्रॉस B बन जाता है। तो टॉर्क की डायरेक्शन कैसी होगी, M और B का क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन।
तो एम और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एम एंड बी। ये तो ऑब्वियस है, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन ऐसे होती है, द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एम एंड बी। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। विल कंटिन्यू विद टॉर्क एंड विल सी कि डिफरेंट करंट लूप्स के लिए इस एक्सप्रेशन को यूज कैसे करेंगे हम। ठीक है, ये डेरिवेशन आ गई, टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन अल्फा लिखो या एन आई ए बी कॉस थीटा लिखे। जस्ट एक चीज को ध्यान में रखना कि एंगल किसके बीच में है। अगर मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ द कॉइल है तो थीटा है तो कॉस आएगा, बट अगर एंगल है मैग्नेटिक फील्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल, जैसे यहां लिखा था नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल मेक्स एंगल अल्फा, तो वो साइन अल्फा बन जाता है। ठीक है, थैंक यू।